क्लास 10th पॉलिटी चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। इंग्लिश में बोलते हैं पावर शेयरिंग, मतलब पावर को बांटना, शेयर करना, सब लोगों के पास इक्वल पावर होना, उसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। तो इसी को यही समझना है, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि तीन सत्ता को जो है ना बांटने के लिए, पावर को शेयर करने के लिए तीन तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में। तीन तरीके की ऑर्गेनाइजेशन या तीन तरीके के पिलर्स होते हैं। लेजिस्लेचर, ठीक, एग्जीक्यूटिव, ठीक, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर विधायिका बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। तो इस तरीके से पावर किसी एक के पास नहीं होती है डेमोक्रेसी में, मतलब केवल लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं। लेजिस्लेचर मतलब क्या? जो भी हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, या फिर जो भी हमारा विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो विधानसभा में कौन बैठते हैं? सीएम, मुख्यमंत्री। और पार्लियामेंट, संसद में कौन बैठते हैं? संसद का जो मेन हेड कौन होता है? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है। वैसे तो हेड राष्ट्रपति होता है, लेकिन अगर पावर के हिसाब से देखा जाए, पावर किसके पास होती है, कौन कंट्रोल करता है? तो पीएम कंट्रोल करता है। तो पीएम और सीएम को ही खाली पावर नहीं है देश चलाने की, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव है, उसको भी पावर मिली हुई है, उसके नीचे जुडिशरी है, उसको भी पावर मिली हुई है, ठीक है। ये लोग खाली विधायिका मतलब विधि बनाएंगे, विधि मतलब कानून या लॉ बनाएंगे, ठीक है। और उस लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेंगे, मतलब उस लॉ को क्रियान्वयन में कौन लाएंगे? एग्जीक्यूट कौन करेंगे? ये कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो रेल से जुड़ा कोई कानून है तो रेल मंत्री उसको क्रियान्वयन में लाएंगे। वो सारे अपने जो है ऑफिसर्स को, जो भी आपके आईएएस या फिर जो भी नीचे लेवल के ऑफिसर होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस पर काम किया जाए। बुलेट ट्रेन आ रही है तो उस पर काम, तो वो कार्यपालिका के अंदर आ गए। और लेजिस्लेचर में जो भी संसद के सारे सदस्य हैं वो सब मिल के कानून बनाएंगे, ये उस कानून को लागू करेंगे। और ये जुडिशरी जो है वो कानून को, जो कानून आया है, लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है और एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू कर रहा है, उन दोनों में गड़बड़ी ढूंढेगा। अगर कुछ गड़बड़ी रहेगा तो उसको सुधार, या तो उसको नल कर देगा, यानी कि उसको रद्द कर देगा, या फिर उसमें सुधार करने को बोलेगा, ठीक है। कानून कोई बेकार बना दिया तो उसको क्या कर सकता है? ये जुडिशरी रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? जुडिशरी के अंदर क्या आते हैं? हमारे न्यायालय आते हैं, कोर्ट्स आते हैं। तो मतलब समझ में आ रहा है सब? यानी कि किसी भी कंट्री में, जैसे मोनार्की में यानी राजतंत्र में क्या होता था? जो भी मोनार्क होता था, यानी राजा जो होता था, उसी के पास सारी पावर होती थी ना। वो कहता था जो कि ये होगा तो ये होगा। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी में पावर केवल लेजिस्लेचर के पास नहीं है, एग्जीक्यूटिव के भी पास है, फिर जुडिशरी के भी पास है, ठीक है। जुडिशरी क्या कर सकता है? उसको कुछ गड़बड़ लगेगा, कोई कानून अगर अच्छा बन गया, एग्जीक्यूटिव उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, तो जुडिशरी उसको भी फटकार लगाएगा कि ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो आप, ठीक। इस तरीके से सारी चीज़ें एक दूसरे पे लिंक हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में मतलब ये पढ़ना है। और इस चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी दी गई है, दो कंट्री की स्टोरी, कि वहाँ पे किस तरीके से पावर शेयरिंग नहीं होने की वजह से कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। फर्स्ट कंट्री बेल्जियम, सेकेंड कंट्री
श्रीलंका, श्रीलंका तो हमारे पास में ही है साउथ में, तो दोनों कंट्री में, ठीक है। ये एशिया की कंट्री है और ये यूरोप की कंट्री है। कंट्री मतलब देश। तो उन दोनों की कहानी पढ़नी है, ये तो समझ गए कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया गया है। किसी एक संस्था के पास पावर नहीं है, पावर को अलग अलग संस्थाओं में डिवाइड कर दिया गया है। किसी को किसी तरीके की पावर है, किसी के पास कुछ पावर है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है आगे ये चैप्टर में लास्ट में ये डिटेल में थोड़ा समझोगे। अभी के लिए बस थोड़ा ओवरव्यू लेना है, ठीक है। न्यायपालिका क्या करता है? न्यायपालिका आपका क्या नज़र रखता है लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव पे, ठीक है। या फिर साथ में जनता की भी सुनता है। जनता को कोई दिक्कत है विधायिका में किसी पर्सन से, या विधायिका के काम से, या एग्जीक्यूटिव में किसी से, तो जुडिशरी के पास जा सकता है कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो उस पर एक्शन लेगा जुडिशरी, ठीक है। अब क्या है, अब इसके बाद स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले ही दे दिया है बेल्जियम और श्रीलंका, देखते हैं क्या क्या दिया है चैप्टर में। बोला है बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। मतलब इतना छोटा है कि हरियाणा एक देश जो है वो हमारा देश सोचो कितना बड़ा है। हमारे देश का एक राज्य जो हरियाणा है, मतलब यहाँ यूपी तो हमारे देश का, मतलब राजस्थान के बाद जो है एरिया वाइज यूपी आता है ना, तो राजस्थान के बाद, सॉरी यूपी नहीं आता है, राजस्थान के बाद एमपी आता है एरिया वाइज, फिर महाराष्ट्र आता है शायद, और फिर शायद यूपी आता है, ठीक है। मतलब एरिया में ये कंफर्म नहीं हमको, लेकिन सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का है, इतना तो पता है ना, क्योंकि मैप में पता चल जाता है। लेकिन अब ये जो है हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और पंजाब, ये मैप में अगर इंडिया का मैप बनाऊँ यहाँ पे, तो हरियाणा और पंजाब यहाँ यहाँ पे मान लीजिए आपका पंजाब है बॉर्डर पे पाकिस्तान से, यहाँ पे हरियाणा है। ये दोनों राज्य बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, तो हरियाणा पंजाब से भी छोटा है, हरियाणा राज्य से भी छोटा एरिया है किसका, एक देश का जिसका नाम है बेल्जियम। बताइए तो कितना छोटा देश है वो। और इसकी सीमाएं लगती हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग, 4 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। अगर मैं इसका बनाऊं मैप, तो देखिए यहाँ पे इसका मैप यहीं पे बना देता हूँ। देखो ये मान लीजिए आपका मैंने बना दिया बेल्जियम, ठीक है, ये मैंने बना दिया आपका बेल्जियम। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने बना दिया नेदरलैंड्स, ठीक है। इसके साइड में मैंने बना दिया यहाँ पे जर्मनी, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा देश है एक, बिल्कुल पतला सा, लग्जमबर्ग। और इनके नीचे एक बड़ा सा देश है, इसका नाम है क्या, फ्रांस, ठीक है। ये 1 2 3 4 4 देशों से इसका बॉर्डर लग रहा है, ठीक है। ये कौन सा देश है, नेदरलैंड्स, ठीक है। नीदरलैंड्स को हॉलैंड भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा देश है आपका, जर्मनी, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा देश है आपका, फ्रांस। यहाँ पे ये कौन सा देश है, छोटा सा, ये बहुत छोटा देश है, मैंने तो थोड़ा बड़ा उसमें कर दिया है। एक शहर, पूरा देश बन गया है, एक शहर है लग्जमबर्ग, लक्समबर्ग, ठीक, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग भी बोलते हैं। और ये जो अपना कंट्री है यही क्या है, बेल्जियम है। अब ये मैप समझना जरूरी इसलिए है कि आगे स्टोरी में ना मैप का बड़ा रोल है, तो मैप को ध्यान से दिमाग में बैठा लो कि लग्जमबर्ग के ऊपर नेदरलैंड्स है और नीचे फ्रांस है, साइड में जो है जर्मनी है, और एकदम जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश और है लग्जमबर्ग, जो कि इससे बॉर्डर लगा रहा है, ठीक है। 4 देशों से बॉर्डर से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर वैसे तो अगर देखा जाए थोड़ा सा और बनाया जाए, तो इधर एक कंट्री ये ऐसे पत्ती से ऊपर निकली हुई, फिंगर लाइक निकली हुई कंट्री है डेनमार्क, ये भी ले लो, मैप में थोड़ा याद कर लो। इससे मतलब नहीं, इससे तो दूर है, इससे तो यहाँ पे है ना, इससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लो। यहाँ पे जो है एक देश है, यहाँ पे छोटा सा, लग्जमबर्ग से बड़ा है, लेकिन
लेकिन छोटा ही है वो भी। स्विट्जरलैंड एक देश है, ये तो सुने होगे नाम। तो बस इतना ध्यान रखना है इस मैप में, बाकी सब देश भूल जाओ, ठीक है। अब मेनली ये 4 जो इसके बाउंड्री पे देश है ना, नीदरलैंड्स नंबर 1, नंबर 2 जर्मनी, नंबर 3 लग्जमबर्ग, ठीक है, नंबर 4 फ्रांस, ये याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। और छोटू सा बेल्जियम। हाँ, बेल्जियम को तो भाई इसमें इसी के कहाँ बारे है में ये इसी इसी के बेल्जियम बारे में? में पढ़ना है वो। हाँ, बेल्जियम का मैप है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी आबादी, ये किसका मैप है, ये मैप किसका है, बेल्जियम का है, ठीक है। वो बेल्जियम का मैप अभी समझाएंगे कि क्या क्या इसमें दिया गया है। अभी आगे चलते हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी, मतलब हरियाणा से छोटा राज्य भी है और हरियाणा की आबादी से कम आबादी भी है, ठीक है, आधी है। राज्य थोड़ा सा ही छोटा है लेकिन आबादी तो आधी है, मतलब आबादी भी बहुत कम है। आबादी मतलब क्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। जातीय बनावट, यही समझना है, यही जो है कहानी का सार है, ठीक है। क्या है, देश की कुल आबादी का 59% फीसदी मतलब परसेंटेज, 59% क्या है, फ्लेमिश फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। किस इलाके में रहते हैं, ये तो फिर सही है। फ्लेमिश रीजन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि और डच बोलते हैं, ये 59% रहते क्या है फ्लेमिश रीजन में, और लैंग्वेज उनकी क्या है, डच, मतलब भाषा क्या है, डच, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए बता दे रहा हूँ कि डच जो है जो है मेन भाषा कौन से देशवासियों की है, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। तो वहीं से ये डच भाषा यहाँ पे भी आई है बेल्जियम में, यानी बेल्जियम के जो 59% लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। अब 40% लोग कहाँ रहते हैं, वेलोनिया क्षेत्र, ठीक है। और वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और भाषा कौन सी बोलते हैं, भाषा बोलते हैं आपका फ्रेंच। कौन सी बोलते हैं, फ्रेंच। अब फ्रेंच भाषा कौन बोलते हैं, फ्रांस वाले लोग, ठीक, ये याद रखेंगे। अभी ये कहानी समझ में आएगी, ठीक है। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अब 1% जो बच गया 1%, 59 + 40 कितना हुआ, 99%। तो बच कितना गया, 1%। वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, जर्मन। कौन सी बोलते हैं, जर्मन। तो देखिए अब 3 भाषा ये लोग हैं, कितने भाषा बोलने वाले लोग हैं, 3 भाषा। एक लोग जो है सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, डच। दूसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, फ्रेंच। और सबसे कम केवल 1% को कौन सी भाषा बोली जाती है, जर्मन, ठीक है। अब देखो वेलोनिया क्षेत्र है कौन सा, यहाँ पे देखो, ये देखिए ये जो ये देखिए यहाँ पे दिया है वेलोनिया, सॉरी वेलोनिया नहीं, फ्लेमिश। ये फ्लेमिश क्षेत्र है कौन से कलर से, ये लाइट ग्रीन कलर में, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है बेल्जियम का, ये कौन सा क्षेत्र है, फ्लेमिश क्षेत्र है। फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी, यानी ये फ्लेमिश क्षेत्र है। और कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पे, डच बोली जाती है। अगर तुम मैप में देखोगे बेल्जियम के मैप में, तो ऊपर वाला हिस्सा कौन से जुड़ा हुआ है, नीदरलैंड से जुड़ा हुआ है ना, ये ऊपर वाला नॉर्थ वाला साइड किधर जुड़ा हुआ है, नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड्स में कौन सी भाषा बोली जाती है, डच। यानी कि यही भाषा, यहीं के लोग क्या, बेल्जियम जब देश बना होगा तो यहीं के लोग आके ऊपर वाले रीजन में बस गए होंगे, इसीलिए ये लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। और इस इलाके को क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला वेलोनिया क्षेत्र। तो वेलोनिया देखिए यहाँ पे वेलोन दिया है, ठीक है, ये दिया ना वेलोन, ठीक है। वेलोन का ये दिया है, ये पिंक कलर में। तो ये देखिए नीचे का ये सब क्या है, पिंक कलर है। तो ये कैसा क्षेत्र है, वेलोनिया क्षेत्र है। यहाँ कौन सी भाषा बोली जा रही है, फ्रेंच बोली जा रही है। अब मैप में फिर आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे वाला साउथ वाला एरिया किससे जुड़ा है, फ्रांस से। फ्रांस में कौन सी बोली जाती थी, फ्रेंच। तो इसके नीचे वाले में वेलोनिया में कौन सी बोली जा रही है, फ्रेंच। यानी यहाँ के लोग कुछ यहाँ पे पलायन करके बसे होंगे। इतना कहानी हमको समझ में आ गया। अब ये दोनों हो गया ना, ये दोनों। अब ये वाली देखिए, इसको आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए, ये हल्का पिंक है, ये है, ये एरिया को दर्शा रहा है, ठीक है। अभी बात करेंगे इस एरिया के बारे में।
फिर ये देखिए जर्मन भाषी, ये तो अभी बता देते हैं। जर्मन भाषी ये लाइनिंग वाले, तो लाइनिंग वाले कौन है ये। अब ये देखिए इलाका कौन सा है, ये पूरब वाला इलाका है ना, ईस्ट वाला। तो देखिए ईस्ट वाली बाउंड्री किससे लगती है, यही है ना मैप में ईस्ट, इसका ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्ट किससे लग रहा है, जर्मनी से। जर्मनी के लोग क्या बोलते हैं, जर्मन। इसीलिए ये 1% लोग इधर ही के होंगे, तो ये भी क्या बोलते हैं, जर्मन। तो ये भी समझ में आ गया, ये जर्मन वाले हैं। मतलब ये पहला नंबर हमको समझ में आ गया, वेलोनिया और फ्रेंच। क्यों, क्योंकि नीचे फ्रांस है। ये फ्लेमिश डच बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर डच कंट्री यानी कि हॉलैंड है, ठीक है, या नीदरलैंड्स है। ये तीसरा नंबर जर्मन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पास में जर्मनी देश है, जो जहाँ के लोग जर्मन बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया 3। अब ये जो हल्का पिंक कलर वाला जो एरिया दिखा है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये क्या है, ये है राजधानी है कंट्री की। ये जो छोटी सी यहाँ पे हल्के पिंक में है मैप, ये किसका मैप है, इसकी राजधानी। हमारे देश की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है। हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। तो इस पूरे कंट्री की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। क्या है, ब्रुसेल्स। तो ये ब्रुसेल्स का मैप है, ठीक। ब्रुसेल्स एक शहर है, ठीक है। अब ब्रुसेल में जो है कहानी उल्टी है, क्या है, बाकी पूरे अगर देश की बात की जाए तो क्या है, डच लोग की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, 59% है। और फ्रेंच लोगों की पॉपुलेशन क्या है, कम है, 40% उसके कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि ये जो भले इलाके में देखो तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे 59 पर डच हैं। पूरी कंट्री में देखा जाए तो 59 डच बोलने वाले हैं और 40 आपके फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो यानी कि मेजोरिटी किसकी है, डच वालों की। लेकिन राजधानी में काम उल्टा है। राजधानी में क्या बोल रहा है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। यानी राजधानी में 100 लोग हैं तो उसमें से 80 लोग क्या बोलते हैं, 80% क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। अब 20% डच बोलते हैं, 20% क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। तो कहानी यहाँ पे उल्टी है। पूरे देश की बात की जाए तो डच लोग बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, 60 हैं, और वो 40 हैं। अगर राजधानी की बात की जाए तो डच वाले कम हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी हैं डच वाले, ठीक है। मेजोरिटी कौन है, फ्रेंच बोल रहे हैं 80%, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बोल रहा है कि पूरे कंट्री में अल्पसंख्यक मतलब होता है माइनॉरिटी और बहुसंख्यक होता है मेजॉरिटी, ठीक है। मतलब बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है, बहुत है। और अल्पसंख्यक, अल्प मतलब होता है कम, जिनकी संख्या कम है। तो संख्या कम वाले माइनॉरिटी हो गए, संख्या ज़्यादा वाले मेजॉरिटी हो गए। तो ये बोल रहा है जो अल्पसंख्यक है, पूरे देश में अल्पसंख्यक कौन है, छोटे जाति छोटी जात कहाँ आ गई इसमें, फ्रेंच लोग कौन है, फ्रेंच। छोट जाति कहाँ है इसमें, भाषा है, जाति कहाँ है। तो अल्पसंख्यक लोग कौन, अल्पसंख्यक कौन है पूरे देश में, फ्रेंच बोलने वाले, हाँ फ्रेंच भाषा बोलने वाले। लेकिन अगर ब्रुसेल में अल्पसंख्यक कौन है, डच बोलने वाले अल्पसंख्यक है, फ्रेंच बोलने वाले वहाँ मेजोरिटी में है। तो ये बोल रहा है कि पूरे देश की अब बात कर रहा है, बोल रहा है कि अल्पसंख्यक जो हैं पूरे देश के, फ्रेंच जो बोल रहे हैं, वो क्या है, तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। वो मतलब पैसे वाले रहे हैं और उनके पास पावर्स वगैरह ज़्यादा रही हैं, ठीक है। पैसे में और ताकत, अब समृद्ध मतलब पैसे में, और ताकतवर मतलब जैसे कि जो वहाँ की संसद वगैरह है उसमें वो लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए उन लोगों का ताकत ज़्यादा है, पहुँच ज़्यादा है। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच, इन लोगों को जो है शिक्षा पहले मिल गई, इसीलिए पढ़ लिख के ऑफिसर बन गए, देश के संसद वगैरह में, पार्लियामेंट वगैरह में बैठ गए। और ये जो डच लोग थे, ये लोग बहुत बाद में इनका विकास हुआ, बहुत बाद में शिक्षा मिली। तो क्या है इनकी स्थिति, अपनी स्थिति से क्या है, ये लोग डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी कि हम लोग पिछड़े क्यों रह गए, ये लोग कैसे, हम लोग मान लीजिए मेजॉरिटी में भी हैं तब भी हम लोग क्या हैं, पिछड़े हुए हैं, और जबकि ये लोग समृद्ध हो गए और ताकतवर हो गए। तो इसके लिए ये नाराज रहते हैं। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों में
इन लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ठीक है, 1950 और 1900 यानी कि 1950 से लेके 1970 तक, इस दशक मतलब होता है 10 साल, 1950 से 1960, 1960 से 1970, ये 20 साल खूब टेंशन हुआ। मतलब टेंशन का मतलब कि जैसे हिंदू मुस्लिम में नहीं दंगे होते हैं इंडिया के अंदर, वैसे ही यहाँ पे डच और फ्रेंच में दंगे वगैरह हो सकते हैं, मतलब विवाद रहा। तो इन दोनों समुदायों का टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा, और सबसे ज़्यादा जो ये जो हिंसा हुई, जो भी इनके बीच टकराव हुआ, वो ब्रुसेल्स में ज़्यादा इन लोग का विरोध दिया। जैसे इंडिया में भी जब दंगे होते हैं ना, तो दिल्ली में बहुत तेज हो जाते हैं, राजधानी में, हिंदू मुस्लिम वाले। तो ऐसा होता है कि राजधानी में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा ही रीजन है राजधानी में होने का। आगे देखते हैं क्या है। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। ठीक है, डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत में थे। ठीक है, डच बोलने वाले वैसे तो 59% है, लेकिन समृद्धि क्या है इनकी, कम है, अमीर कम है, धन और समृद्धि के मामले में कमजोर थे। ठीक है, तो ये तो कहानी इतनी है। अब आगे देखते हैं। इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। अच्छा, अभी बेल्जियम का ना ये क्या दिया है, खाली अभी पूरी कहानी कंप्लीट नहीं की है, ये ओवरव्यू दिया है बेल्जियम के बारे में, कि आप लोग समझ जाइए कि कहानी आगे किस मोड़ पे जाने जा रही है। ठीक, मतलब कहानी क्या है बेल्जियम के अंदर, कि डच वाले लोगों जो डच वाले लोग थे 59% थे पूरे देश के, मिलाया जाए तो ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, संख्या में ज़्यादा थे, लेकिन पावर उनकी कम थी। जो संख्या में कम थे, जो फ्रेंच वाले, उनके पास क्या थी, पावर ज़्यादा थी, धन भी ज़्यादा था। ठीक, लेकिन वहाँ वही ये काम था पूरे देश के अंदर का। लेकिन जो दिल्ली, अरे दिल्ली कह रहा हूँ, वहाँ की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या है, संख्या किसकी ज़्यादा हो गई थी, डच वालों की, और फ्रेंच वालों की संख्या कम थी। इतना कहानी में हमको बता दिया गया है, कौन पावरफुल था, इतना हमको बता दिया गया। टेंशन हुई थी दोनों के बीच, वो भी बता दिया गया। बस ये ओवरव्यू हो गया। अब श्रीलंका का ओवरव्यू लेते हैं, क्या चक्कर है यहाँ का। यहाँ कह रहा है इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश मतलब आइलैंड कंट्री। द्वीप क्या होता है बताए थे, जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। और प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, तीनों और पानी से घिरा हो और एक तरफ हाँ, प्रायद्वीप, तीन और पानी से घिरा हो, एक और जमीन से कनेक्टेड हो। पेनिनसुला बोलते हैं ना इंग्लिश में। ठीक है, जैसे भारत। हाँ, भारत का जो साउथ वाला एरिया है वो क्या है, तीन ओर से तो पानी है और ऊपर से लैंड से कनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए तो उसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। भारत का प्रायद्वीप पठार, पठार वहाँ पे पाए जाते हैं उबड़ खाबड़, उसकी वजह से पठार बोला जाता है। और पेनिनसुलर वो है क्योंकि तीन तरफ से पानी से कनेक्ट है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये क्या है, जो श्रीलंका है वो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तमिलनाडु के से कुछ किलोमीटर में मतलब होगा, महाद्वीप मतलब 30 से 40 किलोमीटर दूर होगा। कितना होगा लगभग, तमिलनाडु हमारा, मान लीजिए ये इंडिया में, यहाँ पे ये मान लीजिए इंडिया का मैप है ना, यहाँ पे मान लीजिए तमिलनाडु ये स्टेट है ना नीचे वाला, ये इतना, तो यहाँ से श्रीलंका क्या है, यहाँ से बीच में दूरी कितनी पड़ती है, 30 से 40। ठीक, तो बहुत पास है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के, उसकी आधी थी, लगभग 1 करोड़ थी बेल्जियम की, इसकी 2 करोड़ है, मतलब हरियाणा के बराबर है। ठीक, यानी हरियाणा। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तो श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूहों के लोग हैं। मतलब यहाँ पे दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह, ठीक है, मतलब साउथ एशिया, इंडिया भी किस में आता है, साउथ एशिया में आता है। नॉर्थ एशिया में कौन है, रूस वगैरह है, चीन वगैरह, वो नॉर्थ में पड़ेंगे। साउथ एशिया में ये सब कंट्री आती हैं, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, ये सब, थाईलैंड, ये सब कंट्री, और आपकी सिंगापुर वगैरह, ये सब, इंडोनेशिया, ये सब दक्षिण एशिया की कंट्री हैं। तो दक्षिण एशिया की कंट्री में ना जाति समूहों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। जैसे इंडिया में भी देखोगे कई जात के लोग रहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से श्रीलंका में भी वो रहते हैं कई जात के लोग। ठीक, दक्षिण एशिया में ऐसा है अक्सर।
लेकिन ऊपर जाओगे नॉर्थ में या यूरोप में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं यूरोप में, और ऊपर नॉर्थ में भी ज़्यादा वैरायटी नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है साउथ में, वो बताया गया है। अब देखो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंघलियों का है, ठीक है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है। फिर तमिल लोग आते हैं, ठीक है, जिनकी क्या है आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, ठीक है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल तमिल और इसमें दिया नहीं है, आगे नेक्स्ट पेज पे है, वो है भारतीय मूल तमिल, ठीक है। देखो समझ लो क्या कर रहा है। श्रीलंका में 2 टाइप के हैं। 74% जो है कौन है, सिंघाला लोग। कौन लोग, सिंघाला। सिंघाला लोग। हाँ, श्रीलंका का वो देखोगे झंडा तो उस पे सिंह बना रहता है, शेर, ठीक है। तो सिंघाला वहाँ की लैंग्वेज है, श्रीलंका की क्या है, लैंग्वेज है। तो सिंघाला बोलने वाले लोग कौन है, 74, और 18% लोग कौन है, तमिल बोलने वाले, श्रीलंकाई। ठीक है। तमिल भी क्या है, भाषा है, ठीक है। जैसे वहां पे भाषा के आधार पर बांटे थे, यहाँ पे भी बांट लेते हैं, ठीक है। सिंघाला लोग कितने हैं, 74%, और तमिल लोग कितने हैं, 18%, ठीक है। अब बाकी जो बच गए 74 18 कितना हुआ, 92। बाकी जो 8% बच गए उसमें बाकी लोग हैं, हिंदी, कोई इंग्लिश बोलने वाला, ऐसे हो सकता है बाकी लोगों की लैंग्वेज, लेकिन मेन ये 2 लैंग्वेज वाले लोग हैं, ठीक। अब इसमें भी जो है बोला गया है कि जो तमिल है उसमें 2 टाइप के तमिल हैं। कौन कौन से, एक श्रीलंकाई तमिल और एक भारतीय तमिल। मतलब एक तो तमिल भाषा बोलने वाले वो लोग हैं जो श्रीलंका के ही नेटिव है, वहीं पे पैदा हुए हैं, ठीक है, वो उनके जो पूर्वज हैं वहीं के थे, ठीक है, वो हैं। एक वो हैं जो उनके पूर्वज वहाँ के नहीं थे, इंडिया से वहाँ तमिलनाडु से गए थे वहाँ पे। जब ये आपके जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज क्या थे, यहाँ के लोगों को, फार्मर्स वगैरह को लेके वहाँ पे प्लांटेशन में लेके जाते थे, चाय के बागानों में और कॉफ़ी के बागानों में, वहाँ पे क्या खेती करवाते थे, बड़े बड़े प्लांट में कॉफ़ी के, चाय बहुत होता है श्रीलंका में, तो के बागानों में क्या करवाते थे, काम करवाते थे। तो वहीं से ये वर्कर्स गए थे जो इंडिया के तमिलनाडु से, तो वहीं पे वो पूरा क्या बस गए थे, घर वगैरह, तो उनके जो बच्चे हैं आज भी वहाँ, पूरा जनरेशन वहीं पे है। तो वो भारतीय तमिल की है और श्रीलंकाई तमिल है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक। दोनों टाइप के तमिल हैं, ठीक है। ये इतना हो गया 74% 18%, ठीक। अब इस कहानी को, ये श्रीलंका वाली कहानी को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि फिर यहाँ से जो है बहुसंख्यकवाद फिर बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, श्रीलंका के नक्शे में हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना, ये देखिए 74% कौन थे, सिंघाला, यानी सिंह लोग, ठीक है, जो सिंघाला लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है, श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर ये जो थे 18% कौन लोग थे, तमिल। तमिल। अब इसमें बोल रहा है ना कि तमिल में से जो, ये मान लीजिए तमिल के जो 13% लोग थे, ठीक है, वो श्रीलंकाई तमिल थे, और जो बच गए कितने, 87%, वो कौन थे, भारतीय तमिल थे। यानी वहाँ पे भारतीय तमिल की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, श्रीलंकाई तमिल की संख्या कम थी। ये किसमें से बात कर रहा हूँ, 18% में से बात कर रहा हूँ, ये 100, ये दोनों जोड़ के 100% हो रहा है ना। 18% में का 13% ये थे और 87% ये थे। अगर
इन दो तमिल में पूछा जाएगा, दोनों तमिल में तो भारतीय तमिल ज़्यादा थे, लेकिन अगर सब में पूछा जाएगा तो सिंघाला लोग सबसे ज़्यादा थे। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है, औपनिवेशिक शासन बगानों में काम करने के लिए भारत से लाए लोगों की संतान है। ये जो भारतीय तमिल है ये कौन है, जो बगान में काम करने के लिए आए थे, उन्हीं की संतान है, उन्हीं का जनरेशन ये है। ठीक है, मौजूदा समय के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। अधिकतर हाँ अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है, वे सिंगली और तमिल दोनों भाषा। अब देखो ये तो भाषा के आधार पे हो गया ना, अब जाति के हिसाब से भी देख लो। वहां पे जाति के हिसाब से नहीं बताया गया था, क्योंकि सारी कुछ जाति क्या थी बेल्जियम में, क्रिश्चियन थी। चाहे वो फ्रेंच बोल रहा था वो भी क्रिश्चियन था, और डच बोल रहा था वो भी क्रिश्चियन, जर्मन बोल रहा था वो भी क्रिश्चियन था। ठीक है, तो खाली भाषा के आधार, लेकिन यहाँ पे भाषा तो अलग अलग है, किसी की सिंघाला है, किसी की जो है तमिल है, लेकिन जाति भी अलग अलग है। सिंघाला वाला जो बोलते थे उनकी जाति क्या थी, बौद्ध धर्म के थे, बौद्ध जाति के थे, बुद्धिज्म फॉलो करते थे। ठीक, और जो तमिल बोलते थे दोनों, चाहे भारतीय हो चाहे श्रीलंकन, वो दो जाति के थे, या तो हिंदू थे या फिर मुस्लिम थे। ठीक, अब बाकी जो बच गए 7% लोग, जैसे ये 74-18% मान लीजिए आपके क्या हो रहे हैं 92, तो मान लीजिए 7% लोग क्या थे, 7% लोग क्या थे, ईसाई थे। कौन थे, ईसाई, जो कि कुछ ईसाई क्या फॉलो करते थे, कुछ ईसाई कौन सी भाषा बोलते थे, तमिल बोल लेते थे। अब कुछ ईसाई कौन सी भाषा बोलते थे, सिंघाला। कुछ ईसाई सिंघाला को फॉलो करते थे और कुछ ईसाई तमिल को फॉलो करते थे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंघाला वाले जो थे वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म वाले सिंघाला ही बोलते थे, ऐसे समझ लो। हिंदू मुस्लिम जो धर्म के वहाँ लोग थे वो तमिल ही बोलते थे, लेकिन जो क्रिश्चियन धर्म के वहाँ लोग थे, कुछ क्रिश्चियन जो है तमिल बोलते थे और कुछ क्रिश्चियन सिंघाला बोलते थे। ठीक है, जो उनकी फीस परसेंटेज क्या थी, 7% थी। ठीक है, तो ये कहानी हमको यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक, अब ये एक चीज और यहाँ पे दी गई है, तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद है। ठीक है, अच्छा तमिल लोग कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर और पूर्वी प्रांतों में। अगर श्रीलंका का मैप ये है, देखिए ऐसे करके, तो उत्तर साइड में, ठीक है, और पूरब साइड में, ये उत्तर साइड ये हो गए, और पूरब साइड यहाँ पे कौन से लोग पाए जाते थे, तमिल। मैप में ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये दिया है मैप में, दिया है ये वाला पिंक कलर वाला दिया है श्रीलंकाई तमिल, और ये ब्लू कलर वाला दिया है भारतवंशी तमिल। ठीक है, और नीचे ये जो है मुसलमान दिया है, इसका कलर थोड़ा फेडेड है, दिख नहीं रहा है। सिंगली दिया है येलो कलर में। अगर इसको मैं देखूं मैप में, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, मैप में देखो, ये मैप में दिख रहा है ना ये कलर, पिंक कलर, तो पिंक कलर वाले कौन है, श्रीलंकन तमिल। ये कौन से तमिल है, श्रीलंका वाले तमिल, श्रीलंका तमिल वाले इलाके। भारतवंशी तमिल कौन से हैं, ये ब्लू कलर वाले, तो ये ब्लू कलर के कौन है, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, यहाँ पे ये बीच बीच में छोड़ छोड़ के हाँ छोड़ छोड़ के है ब्लू कलर, ये भारतवंशी तमिल है। ठीक है, और येलो कलर वाले कौन है, ये मेजोरिटी हैं जो सिंघली बोलते हैं। जो ये सब है पूरा दिख रहा है। हाँ पूरा येलो कलर दिख रहा है, ये सिंघली वाला है। ठीक है, और मुसलमान जैसे गोल 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 है। हाँ मुसलमान जो ये गोल गोल फेडेड कलर है, पता नहीं कौन सा कलर है, ये मुसलमान वाले यहाँ रहते हैं लोग। ठीक है, तो इसको पूरा डाइवर्स करके दिखा दिया छोड़ गया। छोड़ के रहते हैं लोग। हाँ मतलब जैसे यहाँ पे भी देखोगे ना, कहीं फतेहपुर में खूब मुसलमान मिलेंगे, ऐसे कहीं पे खूब मुसलमान, तो उस तरीके से यहाँ पे दर्शा दिया है, ये मुसलमानों का इलाका है, ये मुसलमानों का है, मुसलमान एक ही साथ गुट में, ठीक है, रहते हैं। ये वाला कौन सा था, पिंक वाला, श्रीलंका तमिल। ठीक है, श्रीलंका तमिल। नहीं, पिंक वाला सिंघली। पिंक वाला सिंघली तो वो हैं सिंघाला बोलने वाले, सिंघली ये येलो कलर वाले हैं। ठीक है, ये श्रीलंकन तमिल है। और ये जो डार्क कलर में है, ठीक है, यहाँ पे लगाया हूँ, यहाँ पे लगाया हूँ, यहाँ पे लगाया हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये डार्क है, जहाँ जहाँ थोड़ा डार्क है वो डार्क कौन है, भारतीय तमिल है यहाँ पे। ठीक है,
और ये जो पीला पीला है वो तो हो गया, ये जो फेडेड है वहाँ पे कौन है, मुस्लिम है। बस इस तरीके से आपने ये डाइवर्स पूरा देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा और उसको पढ़ लेते हैं, फिर श्रीलंका की स्टोरी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी जो है श्रीलंका का आगे ये देख लेते हैं, ये ख़त्म क्या कर रहा है, दोनों का श्रीलंका का भी ये समरी पूरा कर दिया है, ठीक है। ये जो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पे फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे कि नहीं। डच लोग ज़्यादा थे ना वहाँ पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, उल्टा था, फ्रेंच लोगों का ज़्यादा ताकत था और धन था। जबकि ऐसा हो सकता था कि ये लोग ज़्यादा थे तो ये लोग फ्रेंच वालों पे और जर्मन वालों पे रूल करें, ठीक है, अपनी इच्छाएं थोपें, लेकिन ऐसा नहीं था। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती। लड़ाई क्या है, पहले तो वो लोग कम पे थे, डच वाले लोग पहले ही मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन उतना समृद्धि नहीं था, उतनी ताकत नहीं थी। तब लड़ाई हो रही है। अगर मान लो डच वालों के पास ताकत होती, डच वाले लोग मेजोरिटी में थे और वही लोग ताकतवर होते, तब तो फ्रेंच वाले और ज़्यादा दंगा करते। वो कहते हम लोग संख्या में कम थे इसीलिए हमको दबा दिया गया, ठीक। तो ये बताया गया संभव था कि संभव था इससे देश बंट जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। देश बंट जाता ना, लेकिन दोनों लोग ब्रुसेल्स पे अपना कब्जा ठोकते, ठीक है। ये बताया गया। श्रीलंका में सिंगली आबादी को बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। श्रीलंका में सिंघाली ज़्यादा थे तो ये भी अपनी मनमानी चला सकते थे, ठीक है। अब ये देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ। अब ये तो बताया है कि ये तो एक परसेप्शन बताया कि ऐसा हो सकता था, अगर ये होता तो ये होता, श्रीलंका में ये है तो ये होगा, लेकिन आगे होगा क्या, असल में स्थिति थी क्या वहाँ की, वो पढ़ेंगे आगे।